गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें नई हैं आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ें आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में, 10th में और 11th में आप पढ़ोगे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं पता चलेंगी, इसीलिए हम लोग चैप्टर को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। जो नए टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और जो पुरानी चीज़ें पहले से आप लोग पढ़ चुके हो उसको हम लोग ब्रीफली कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस चीज़ पे कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल सबको हम लोग को पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल मैं हर क्लास में देती हूँ कि कोई भी जो क्लास है या कोई भी रूम, कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसका एक बेस होता है। बेस के ऊपर हम लोग ब्रिक्स का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा रूम है जहाँ पर आप लोग बैठे हो, इसके अंदर जो ब्रिक्स लगे हुए हैं दीवार पर, ठीक है, ये सारे ब्रिक्स को अगर आप लोग एक सेल समझ लो, तो जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कंस्टिट्यूट होते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म या एक टिश्यू बनता है। ठीक है, तो सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, क्योंकि इसी से सारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। और फंक्शनल यूनिट हम लोग किस लिए कहते हैं सेल को, क्योंकि सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, मूवमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये जो सेल है वो अपने आप में कंप्लीट करने के लायक होता है, इसलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे मे बी मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग बात करें, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, 100 ट्रिलियन सेल्स एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। ठीक है, अब डेली बेसिस पे जो है कई सारे सेल्स, ठीक है, अपने आप डेड हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह नए सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेल का जो नंबर है वो किसी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली मेंटेन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, या सेल की हिस्ट्री के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, सेल को डिस्कवर करने का जो कंट्रीब्यूशन है या जो नाम है, ठीक है, वो जाता है ल्यूवेनहोक को। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक जो है उनको इस चीज़ का श्रेय जाता है कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, लेकिन ल्यूवेनहोक के पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैल्फीजी। ठीक है, मैल्फीजी जो है एक्चुअली सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन ल्यूवेनहोक का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ल्यूवेनहोक ने एक सेल्फ अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने यूज़ करके जो है सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनको व्यू किया था, तो उनको एक प्लांट मटेरियल के अंदर सेल के जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक है, तो डिस्कवरी जो है उसका जो श्रेय है वो ल्यूवेनहोक को जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है सेल, ठीक है, सेल वर्ड जो है या ये जो नाम है ये किसने कॉइन किया था, ये कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने भी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के हेल्प से, कॉर्क नाम का एक ट्री होता है, कॉर्क का जो ट्री होता है उसका जो ये था छाल थी उसकी, या उसका जो बार्क था, कॉर्क ट्री के बार्क को उन्होंने उसके एक थिन स्लाइस को स्टडी किया था, तो उसमें उनको इस तरीके का एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है देखने के लिए मिला। ठीक है, ये जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए मिला, उनको ये लगा कि ये एक्चुअली किसी तरीके का कंडक्टिंग पैसेज है, मतलब उनको ये नहीं समझ में आया कि ये एक्चुअली सेल है। ठीक है, क्योंकि उस समय सेल का उतना कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उनको लगा कि शायद ये प्लांट में वाटर वगैरह कंडक्ट करने का या किसी चीज़ को कंडक्ट करने का कोई चैनल जैसा है। हाउएवर उनको ये एक छोटे से कंपार्टमेंट के जैसा लगा। ठीक है, तो उन्होंने इस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में ये जो कंपार्टमेंट्स
मिले थे, इसका नाम दिया उन्होंने सेल। ठीक है, सेल जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। सेल का मीनिंग होता है स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो उनको ये छोटे रूम या कंपार्टमेंट जैसे दिखा तो उन्होंने सेल नाम जो है दे दिया। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल का नाम भी दे दिया गया। ठीक है, अब सेल का ये जो टर्म है, ये जो नाम है सेल, ठीक है, ये एक्चुअली मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि सेल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक छोटा सा एम्प्टी कंपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल जो है वो एम्प्टी नहीं होता। उसके अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो एक्चुअली जो वर्ड है सेल वो मिसलीडिंग है। ठीक है, उसका मतलब जो है पूरा नहीं निकलता, लेकिन सेल जो टर्म है इसको हम लोग आज की डेट में भी कंटिन्यूसली इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका प्रॉपर सब्सटीट्यूट हमको आज तक मिला नहीं। मतलब ऐसा कोई वर्ड हमको नहीं मिला जो इस वर्ड को रिप्लेस कर सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी भी सेल जो टर्म है उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 19th सेंचुरी का टाइम था, 19th सेंचुरी के टाइम पे सेल की जो स्टडी है, ठीक है, सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कवर करने के लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है अपना अपना काम करने लगे। कई सारे साइंटिस्ट हैं, उनको कई सारी मीनिंगफुल चीज़ें मिली, कई को कुछ सक्सेस नहीं मिली। जैसे कि इसी ड्यूरेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी है हुआ, ये पता चला कि सेल जो है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एंक्लोज रहती हैं। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन को उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, सब लोग जो है बहुत सारी डिस्कवरीज करते जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो है परकिंज नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, अब जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें दो साइंटिस्ट का नाम जो है उसको मैं अलग से लूँगी। एक हैं श्लीडन एंड दूसरे हैं श्वान। ठीक है, श्लीडन एंड श्वान जो है दोनों का नाम मैं सेपरेटली लूँगी, अलग से लूँगी, क्योंकि श्लीडन एंड श्वान जो है, ठीक है, दोनों ने बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जैसे श्लीडन का नाम अलग से लूँ तो श्लीडन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, हर प्लांट सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिमिलरली जो श्वान है उन्होंने उसके जस्ट 1 साल बाद ये डिस्कवर किया कि एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर एनिमल सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। फिर ये चीज़ डिस्कवर हुई कि एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस एक डिफरेंस जो है वो ये दिखता है कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से श्लीडन और श्वान जो है इन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल काम किए। ठीक है, दोनों ने, एक ने प्लांट सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, एक ने एनिमल सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने कोलैबोरेशन किया, बोला कि चलो भाई हम लोग साथ में मिलकर रिसर्च करते हैं, क्या देखते क्या मिलता है हमको ये देखा जाएगा। ठीक है, फिर श्लीडन एंड श्वान जो है दोनों ने अपने अपने रिसर्च, अपनी अपनी फाइंडिंग्स को एक साथ शेयर किया। शेयर करने के बाद में उन्होंने प्रपोज किया सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी जो है दोनों श्लीडन एंड श्वान ने मिलकर के किया। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि सेल थ्योरी बेसिकली क्या थी, एक हाइपोथेसिस था। ठीक है, हाइपोथेसिस था जिसको कि बाद में थ्योरी के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब हाइपोथेसिस में और थ्योरी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कि एस्टैब्लिश करना पड़ता है फर्दर ऑब्जर्वेशन के हेल्प से। मतलब हाइपोथेसिस क्या है, सिंपली एक आइडिया है, जब तक उस आइडिया को प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करके उसमें से रिजल्ट्स ना निकाल लें तब तक वो सिर्फ एक आइडिया होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस सिंपली एक आइडिया है जिसको फर्दर रिसर्च और फर्दर ऑब्जर्वेशन के हेल्प से एस्टैब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, जब कोई हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश हो जाता है तब वो थ्योरी में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। फिजिक्स में भी हम लोग डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस, डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं। तो भाई कोई एक पर्सन था, उसने पहला वो जो थ्योरम है उसको एस्टेब्लिश करने के पहले बहुत सारे उसने कैलकुलेशंस किए होंगे, कैलकुलेशंस किया, उसके बाद में ही तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे आया होगा और उसने एक थ्योरम को एस्टेब्लिश किया होगा, है ना। तो हाइपोथेसिस इज जस्ट द आइडिया, और उस आइडिया को जब हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रूवल कर लेते हैं, उसके बाद वो बन जाता है थ्योरी, ठीक है। तो श्लीडन एंड श्वान जो है उन्होंने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि शायद ऐसा होता होगा, ठीक है। फिर उनकी जो हाइपोथेसिस थी उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, सभी को जो है इनके जो हाइपोथेसिस था उसके बेसिस पे उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेल थ्योरी में करते गए, ठीक है। लेकिन सेल थ्योरी का सबसे पहले हम लोग प्रपोज करने का जो नाम है, हम लोग ये बोलते हैं कि श्लीडन एंड श्वान ने ही प्रपोज किया था। हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस हाइपोथेसिस पर काम किया होगा, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किसने किया था? श्लीडन एंड श्वान ने ही किया था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड श्वान ओनली, ठीक है। अब जब सेल थ्योरी प्रपोज हो गई उसके बाद उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस बाद में होते गए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्चाउ, ठीक है। तो श्लीडन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी इसको मॉडिफाई करने का काम किया था वर्चाउ ने, ठीक है। तो हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड श्वान एंड मॉडिफाइड बाय वर्चाउ, हमेशा हम लोग यही कहेंगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, या सेल थ्योरी जो है कुछ पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करती है या कुछ स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करती है। श्लीडन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी उसका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट था ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे? पुराने सेल्स से डिवाइड होंगे, पुराने सेल्स डिवाइड होकर के ही नए सेल्स बनाते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये था कि चाहे एनिमल का सेल हो, चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सारे सेल्स जो है बेसिकली एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल लेवल पे या स्ट्रक्चरल लेवल पे सारे जो सेल्स हैं मोस्टली एक जैसे होते हैं, बस कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ये तीसरा स्टेटमेंट था। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये था कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जो स्टेटमेंट था वो ये था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कुछ भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं या एक्सक्रीशन करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो कुछ भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये जो फंक्शंस है दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल। मतलब कि हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और हमारे बॉडी के सेल्स के ये जो सारे फंक्शंस हैं जब इनको हम लोग यूनाइट करते हैं तब हमारी बॉडी का फंक्शन निकल करके आता है। मतलब कि हमारे बॉडी का फंक्शन और सेल का फंक्शन क्या है? सिमिलर है, एक जैसा है, एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेटमेंट्स थे ये सेल थ्योरी में श्लीडन, श्वान एंड वर्चाउ, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के प्रपोज किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्लासिकल सेल थ्योरी श्लीडन एंड श्वान की है इसमें भी हमको कुछ ना कुछ वेरिएशन या एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले एक्सेप्शन वायरसेस के बारे में बात करें, ठीक है, वायरसेस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। वायरस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन श्लीडन एंड श्वान के हिसाब से उसमें साइटोप्लाज्म होता है सेल में, ठीक है। वायरसेस में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन सेल थ्योरी के हिसाब से हर सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह अलग से नहीं होता, लेकिन सेल थ्योरी के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो ये वायरसेस जो है सबसे पहला एक्सेप्शन हो जाते हैं। दूसरा एक्सेप्शन अगर हम लोग ले आरबीसीज का एग्जाम्पल, अगर हम लोग ले, हमारे आरबीसीज ऐसे हैं, हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे आरबीसीज काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं,
हैं, तो ये दूसरा एक्सेप्शन हो जाता है। तीसरा एक्सेप्शन अगर हम लोग ले फंगस, ठीक है, फंगस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है फंगल हाइफा में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो है सेप्टम या डिविजन्स नहीं होते, ठीक है, तो उनका जो साइटोप्लाज्म है फ्री फ्लोइंग होता है और उसमें मल्टीपल न्यूक्लियसेस होते हैं, ये भी एक वहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है वो सेल थ्योरी में निकल करके आ रहे थे, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शंस को कंसिडर करते हुए एक मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया और ये मॉडर्न सेल थ्योरी जो है आज के डेट में कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। और ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसको भी आगे फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो अगर हम लोग उन चेंजेस को एकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जो बिलीव्स है या जो चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं वो पुरानी होती जाएंगी। तो हमको चीज़ों को हमेशा अपडेट करते रहना है। तो उसी हिसाब से सेल थ्योरी जो है वो भी फर्दर अपडेट होगी और होती जा रही है, ठीक है। तो सेल थ्योरी को छोड़ करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हो। 9th क्लास में इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ फिनोमिना है सेल से रिलेटेड जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेल्स जो हैं, ठीक है, उसमें होता क्या क्या है, ठीक है। सेल्स में सेल के कंसर्न में हम लोग दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म, है ना, सुना है ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सुना है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल होता है आकांक्षा, ऐसा भी डिफरेंस होता है। हाँ, अभिजीत थोड़ा थोड़ा सही बोल रहा है, और अच्छे से रिफाइन करके बोलो, सोचो अच्छे से रिफाइन करके बोलो उसको। अभिजीत ठीक बोल रहा था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस ये है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सिर्फ जब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, मतलब जो फ्लूइड रहता है सेल के अंदर प्लस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। लेकिन जब उस साइटोप्लाज्म में हम लोग न्यूक्लियस को भी ऐड कर दें तब बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। Nucleus plus cytoplasm is protoplasm, and what will be the cytoplasm? The fluid present within the cell plus the cell organelles which are suspended in it. तो न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स और जितना फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म हो जाता है, और उसमें जब अपन न्यूक्लियस को भी ऐड कर देते हैं तब क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये हम लोगों को पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेल जो है, जैसे अभी तक हम लोग बोले कि भाई जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी तरीके से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल्स होते हैं सारे एक दूसरे के जैसे सिमिलर नहीं होते, मतलब कि इनहेरेंट लेवल पे, बेसिक लेवल पे बायोकेमिकली हो सकता है या स्ट्रक्चरली जो हो सकता है, ठीक है, उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो तो कुछ वेरिएशंस भी निकल करके आते हैं, ठीक है। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन हमको देखने के लिए मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है, किस जगह पे वो प्रेजेंट हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेसिस पे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें सेल में वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल इस चीज़ का लें कि हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हम लोगों ने
ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इंटेस्टाइनल सेल की जो वॉल है उसमें इंटेस्टाइनल विलाई होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल विलाई बनती कैसे है? इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं इस तरीके से लंबे होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से उनमें लंबे लंबे फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर्स यानी कि इंटेस्टाइनल विलाई जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है ये मॉडिफाइड है या ये कहना चाहिए कि इसके अंदर एडेप्टेशन है जस्ट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर वहीं हम लोग अपने बॉडी के दूसरे सेल के बारे में बात करें, आरबीसी के बारे में बात करें, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बाइकॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, ठीक है। दूसरी क्या खासियत है कि अगर इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ठीक है। अगर ब्लड के दूसरे ही सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें, WBCs के बारे में बात करें, तो WBCs जो है उनका शेप इस तरीके से सर्कुलर भी हो सकता है या फिर इस तरीके से इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है ये भी ब्लड का ही सेल, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसका शेप इर्रेगुलर क्यों रहता है? क्योंकि WBC को हमारे बॉडी के अंदर मतलब टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर भी कई बार जो है सेल के बीच के जो स्पेसेस होते हैं पैथोजन को हटाने के लिए सेल के बीच में भी घुसना पड़ता है, इसीलिए इसका शेप जो है इर्रेगुलर होता है, सो दैट ये अपना शेप को किसी भी तरीके से चेंज कर ले और पैथोजन को मारने के लिए, पैथोजन को पकड़ने के लिए एकदम अंदर भी कहीं भी एंटर कर सके, ठीक है। तो हर सेल का अपना एक फंक्शन है और उस फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल का जो शेप होता है, उसका साइज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब में हमको वेरिएशन या मॉडिफिकेशन या ये कहीं तो एडेप्टेशन हमको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें हमको एक कॉमन फीचर दिखाई देता है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब समझते हो, काम को बांटना, ठीक है। तो हमारे बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम करेंगे, कुछ सेल्स हैं जो कुछ दूसरा पर्टिकुलर काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिनका एक सिमिलर शेप, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर जो टिश्यू हैं, ठीक है, उनका एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, उनका एक सेपरेट फंक्शन है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस का जो सेल है उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा। स्टमक के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है, इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मोस्टली हमको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से देखें तो हम लोग जो सेल्स है, ठीक है, उनको डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग 3 टाइप्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है स्टेम सेल्स, ठीक है। दूसरा इज पोस्ट माइटोटिक सेल्स, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं इसके बारे में आई डोंट थिंक सो तुम लोगों की बुक में दिया है, लेकिन ये मैं तुम लोगों को एडिशनल बता रही हूँ क्योंकि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमको आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेम सेल्स पे। स्टेम सेल्स को हम लोग ऑल्टरनेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं। स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट पता है? कभी सुना है स्टेम सेल्स के बारे में? क्या सुना है? क्या सुना है स्टेम सेल्स के बारे में? जो बेसिक सेल्स रहते हैं। और कुछ सुना है?
और कुछ उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो? नहीं पता? देखो, स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं विच हैव द मैक्सिमम पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें एक कैपेसिटी होती है जिसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी के होने से स्टेम सेल्स के अंदर ऐसी पावर होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स आर टोटीपोटेंट, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ टोटीपोटेंसी एंड दे कैन डिवाइड, दे कैन गेट डिफरेंशिएटेड इनटू any type of cell that might be present in the body of any organism। ठीक है, अब जैसे प्लांट के स्टेम सेल्स के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्लांट के स्टेम सेल्स का एग्जांपल जो है हम लोग डायरेक्ट एम्ब्रियो लेवल से ले सकते हैं। ठीक है, सीड के अंदर में जो एम्ब्रियो रहता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक पर्टिकुलर शेप का वाइट कलर का स्ट्रक्चर ज़रूर रहता है, लेकिन यही एम्ब्रियो है जो क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, इसी एम्ब्रियो से रूट सिस्टम भी डेवलप होगा, इसी एम्ब्रियो से शूट सिस्टम भी डेवलप होगा, शूट सिस्टम में फिर इसी एम्ब्रियो के डिवीजन से क्या बनते हैं, लीव्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनता है, सीड बनता है, हर चीज़ जो है इसी एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होता है। मतलब इस एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो किस टाइप के सेल्स रहेंगे, स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और स्टेम सेल्स के अंदर टोटीपोटेंसी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो लीफ भी बना सकते हैं, रूट भी बना सकते हैं, स्टेम बना सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स। इनफैक्ट अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में एग्जांपल लें तो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो ह्यूमंस में जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जो है वो भी एक तरीके का स्टेम सेल होता है। जाइगोट क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। अब खुद सोचो कि उस जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होने के बाद में जब प्रेगनेंसी का 9 महीने का ड्यूरेशन खत्म होता है, उसके बाद एक फुल्ली ग्रोन बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, तो वो एक सिंगल सेल है, उससे हमारे बाल भी बने हैं, हमारे स्किन, हमारे नाखून, हमारी आंखें, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ईच एंड एवरीथिंग उसी एक सिंगल सेल से बना है। तो मतलब उस सेल के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने की, कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की। तो इस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल्स पे। पोस्ट माइटोटिक सेल्स जो हैं इनको हम लोग ऑल्टरनेटिवली डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं, जब स्टेम सेल्स जो हैं उनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, उनके अंदर जब डिवीजन होता है, उनके डिवीजन से जो दूसरे टाइप ऑफ मतलब न्यू टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं, दोज आर नोन एज द पोस्ट माइटोटिक सेल्स और द डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल्स अगर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके वो क्या बनाएगा, ब्रेन के सेल्स बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे या फिर हमारे ब्लड के सेल्स बनाएगा। तो ये जो सेल्स बनेंगे स्टेम सेल्स के डिवीजन से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक सेल या फिर डिफरेंशिएटेड सेल। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो बनेंगे उनका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, उनका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है इजीली हमको इसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लास्टली हम लोग आते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स पे। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, जब डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर फर्दर डिवीजन होता है और उससे और नए टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत एक जनरल एग्जांपल दूं, ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, इस साल भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ब्लड के कंपोजिशन में मैंने बी और टी लिम्फोसाइट्स बताया था तुम लोगों को। ठीक है, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स का एक्सक्लूसिवली काम क्या है, उनका काम है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, हालांकि बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, वो भी WBCs का ही टाइप है।
ठीक है, लेकिन उनमें भी फर्दर ग्रोथ होता है, उनमें भी फर्दर डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और उसके 4 सब टाइप्स बनते हैं, और ये चारों सब टाइप्स जो है ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो, उससे नए और दूसरे टाइप के सेल्स बने, और ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनेंगी ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ की शुरुआत कहाँ है, स्टेम सेल्स, वो डिवाइड होकर के डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे, और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स फर्दर डिवाइड होकर के डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमेशा रखना, क्योंकि ये हमको आगे चल के पढ़ना है आगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, साइज, शेप एंड लाइफ स्पैन ऑफ सेल। ठीक है, साइज, शेप और लाइफ स्पैन के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले साइज ऑफ द सेल। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली सिंगल सेल का बना होगा, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका साइज जो है काफ़ी माइन्यूट होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो हर सेल का साइज जो है सिमिलर हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल का बना है, लेकिन जो ईस्ट है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसको हम लोग इजीली ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, ईस्ट का ड्राई ईस्ट का पाउडर आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, ड्राई ईस्ट के पाउडर को आप लोग लोगे तो पाउडर फॉर्म में आप लोग ईस्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर अगर हम लोग दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो सबसे छोटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो होता है 0.1 μm टू 0.5 μm। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट के बारे में बात करें तो भाई सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ के सरफेस पे एलिफेंट हो जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे, सेल का साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तब ऑब्वियसली साइज में वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक एवरेज एनिमल सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक एवरेज एनिमल सेल का साइज 170 इंटू 135 μm होता है, सॉरी mm होता है। ठीक है, एक एवरेज एनिमल सेल का साइज जो है 170 इंटू 135 mm होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपनी बॉडी के दूसरे सेल्स के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है, वो नर्व सेल होता है। ठीक है, एक कुछ नर्व सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनका साइज जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग लें तो सबसे जो लार्जेस्ट नर्व सेल है हमारी बॉडी का, ठीक है, 1 मीटर जितना लंबा नर्व सेल भी हमारी बॉडी पे हो सकता है। ठीक है, तो नर्व सेल जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर अगर हम लोग आरबीसीज के बारे में बात करें तो आरबीसीज का साइज जो है सबसे छोटा होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो सेल के साइज में हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है देखने के लिए मिलता है। अगर एक और एग्जांपल दूँ तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है अच्छा इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और जो हम लोग मुर्गी के अंडे वगैरह जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, दोज आर ऑल वन सिंगल सेल, वो सारे के सारे एक सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, और जो योक हम लोग खाते हैं ना दैट इज़ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। ठीक है, योक इज़ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। ठीक है, कभी भी किसी से भी पूछना कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें सबसे हाईएस्ट प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो आंसर होगा जो योक वाला पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है फैट भी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, बिकॉज दैट इज़ द न्यूक्लियस। उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर आरएनए, उसके अंदर प्रोटीन, सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और जो एग वाइट होता है उसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है योग के कंपैरिजन में कम रहता है। तो जैसे मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल है, वैसे ऑस्ट्रिच का अंडा भी एक सिंगल सेल है। तो दैट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल सेल। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना साइज 170 इंटू 135 mm, ये ऑस्ट्रिच के एग का ही साइज़ है, ये ऑस्ट्रिच के एग का ही साइज़ है।
ठीक है, क्लियर। अब जितने भी सेल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म भले बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके बॉडी में जो ओवरऑल सेल्स हैं उसका एक जो साइज़ है वो मोस्टली कांस्टेंट रहता है। जैसे नर्व सेल वगैरह को छोड़ करके साइज़ जो है मोस्टली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, साइज़ के कांस्टेंट रहने का रीज़न क्या है? साइज़ के कांस्टेंट रहने से क्या होगा कि जो लार्जर सरफेस एरिया है सेल को, ठीक है, वो मिलेगा। ठीक है, एक्सचेंज के लिए सरफेस बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक्सचेंज करने के लिए सरफेस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ऐसे दो छोटे डस्टर में जोड़ दूंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एक सिंगल सेल है और इसी के जैसे दो सेल्स और हैं, तो एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है दो के पास ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वन। ठीक है, तो दो छोटे सेल्स के पास एक्सचेंज के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है एज कम्पेयर टू वन लार्जर सेल। तो सरफेस एरिया जो है ज़्यादा मिलता है एक्सचेंज करने के लिए, स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और डिवाइड करने के लिए जो है आसानी हो जाती है, क्योंकि बड़ा सेल जो है उसका डिवाइड करना एज कम्पेयर टू द स्मॉलर सेल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डिवीजन में हेल्प मिलती है। ठीक है, उनको डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेल का जो साइज़ है वो मोस्टली एक जैसा सिमिलर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेल में डिफरेंट शेप्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं ऑब्वियसली। अब ये जो शेप में हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि हर सेल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से ही किसी भी सेल का स्ट्रक्चर या जो उसका शेप या फॉर्म होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करें तो नर्व सेल होता है। ठीक है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर हम लोग को सबको पता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। या अगर हम लोग आरबीसी के बारे में बात करें तो उसका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स और स्टमक के सेल्स के बारे में हम लोग बात करें तो वो थोड़े से लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जहाँ कहीं भी परफॉर्म करना होता है बॉडी को, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में बात करें तो उनका जो शेप है इर्रेगुलर होता है, जैसे अमीबा का होता है। ठीक है, या फिर कोई राउंड होता है, कोई ओवल शेप का होता है। तो ऑल ऑफ दिस इट विल डिपेंड कि उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या है, वो कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से सेल का जो शेप होता है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग हालांकि ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर। टाइम है अभी कि नहीं है? ठीक है, 5 मिनट टाइम है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? किसमें न्यूक्लियस रहता है और प्रोकैरियोट में क्या रहता है? न्यूक्लियस की जगह और क्या रहता है? कुछ भी ना, मतलब जो मन में आया बोल देने का, कुछ तो होगा, है ना। अच्छा, और मेम्ब्रेन तो रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहता है। सोचो, मैं न्यूक्लियस के बेसिस पे पूछ रही हूँ। अगर जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की जगह कुछ तो होगा, कुछ तो होना चाहिए। क्या होता है? कुछ तो होगा, वो एक्सेप्शन है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन है। न्यूक्लियस के बिना भी उसका काम चल जाता है। बताओ, उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उनका लाइफ स्पैन बड़ा होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनका लाइफ स्पैन भी छोटा रहेगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है प्लांट और एनिमल में, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं पता? न्यूक्लियोइड सुना है, क्लास 9th में पढ़े थे, चाबी कहाँ गई? ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस ये आता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक
ठीक है, उनके अंदर वेल डेवलप्ड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह एक जेनेटिक मटेरियल होता है। उनके अंदर भी डीएनए या आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। हम लोग जनरली डीएनए को मान करके चलते हैं, तो डीएनए जो है उनमें एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है, लेकिन डीएनए जो है वो थ्रेड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जैसे कि ऊन का गुच्छा होता है, ऊन होता है, उसको अगर उसका गोला नहीं काटो, ठीक है, ऐसे ही उसको उलझा हुआ छोड़ दो, तो किस तरीके से कोई धागा या कोई ऊन जो है पूरा उलझ जाता है और एक इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाता है, वैसा ही डीएनए का जो थ्रेड है वो भी एक इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड रहता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का अपर हैंड बस इसलिए रहता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास एक वेल डेवलप्ड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी अदरवाइज दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। बस ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उतने वेल डेवलप नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब तुम लोग ये देख करके बताओ कि तुम लोगों की बुक में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं? नहीं दिया है? स्ट्रक्चर नहीं दिया, क्या दिया? डायग्राम में भी बस बताया। ये यूकैरियोटिक यहाँ लिखा है और डायग्राम यहाँ पे दिया है। बुक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा पैराग्राफ बस तुम लोगों के बुक में दिया है, तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक ओवरव्यू बस हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का ले लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल को चारों तरफ से एंक्लोज करता है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें से ऐसे छोटे हेयर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस पे, दीज आर नोन एज द सीलिया, ठीक है। सीलिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को मूव करने में, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर या तो सीलिया होगा या ऑल्टरनेटिवली एक और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्लैजेला, ठीक है। तो सीलिया या फ्लैजिला दोनों जो है प्रोकैरियोटिक सेल पे एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ या तो सीलिया प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, व्हाटएवर हो, ठीक है। दोनों ही केस में सीलिया और फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यूनिसेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके अंदर साइटोप्लाज्म ही रहता है, ऐसा ही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल मोस्टली इनमें क्या रहता है? डीएनए रहता है, ठीक है। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑल्टरनेटिवली डीएनए की जगह आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल रह सकता है। जैसे अगर हम लोग वायरसेस का एग्जांपल लें, ठीक है, तो वायरसेस, काफ़ी सारे वायरसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये ऐसे थ्रेड के फॉर्म में जो है, अनऑर्गेनाइज्ड
थ्रेड के फॉर्म में कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ डीएनए जो है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इनके अंदर जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड जो है नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बाकी इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में डिस्कस करें तो एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, विच वी कॉल एज द मीसोजोम। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग कहते हैं मीसोजोम। ठीक है, मीसोजोम क्या है, जैसे यूकैरियोट्स के पास हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रहता है। ठीक है, अब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसमें से RER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वेल डेवलप प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता, तो ऑल्टरनेटिवली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जगह उनमें क्या रहता है, मीसोजोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मीसोजोम जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस जो है प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मीसोजोम है, ठीक है, मीसोजोम जो है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, उसके अलावा मीसोजोम जो है वो भी ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और लैमेले से बना हुआ रहता है। जो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है, मतलब सेल के अंदर ही होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है उसमें फंक्शन परफॉर्म करता है मीसोजोम। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, मीसोजोम हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे हम लोग आते हैं। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। पूरे में, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स जो हैं इस तरीके से स्कैटर्ड रहते हैं, जो कि एज अ रिजर्व फूड मटेरियल एक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं या तो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं या फिर राइबोसोम्स जो हैं इस तरीके से एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। अटैच होकर के इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीजोम। ठीक है, या तो इंडिविजुअली फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं राइबोसोम्स, या फिर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अटैच होकर के इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पॉलीजोम। ठीक है, बस और कुछ नहीं? और भी है भाई, वाह, इतने जल्दी थोड़ी ना ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल लेयर और प्रेजेंट रहता है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल भी रहता है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट रह सकता है। लिपिड के ग्लोब्यूल्स यानी लिपिड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी प्रेजेंट रह सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी, इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से एक स्लिपरी सब्सटेंस का कवरिंग होता है। ठीक है, ये जो स्लिपरी सब्सटेंस का कवरिंग होता है, दिस स्लिपरी सब्सटेंस इट इज नोन एज द म्यूसिलेज। ठीक है, तो ये जो म्यूसिलेज है इनको बाहर का जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, बाहर के अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से इनको बचने में हेल्प करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूसिलेज। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, लेकिन मैं उसको बता करके तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, फिलहाल हमको क्या क्या याद रखना है कि एक न्यूक्लियोइड होता है, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स, म्यूसिलेज, सीलिया और फ्लैजिला, राइबोसोम या पॉलीजोम होता है, मीसोजोम होता है, सेल वॉल होता है। उसके अलावा
लिपिड के ग्लोब्यूल्स होते हैं। लिपिड ग्लोब्यूल्स। फिर वी कैन ऑल्सो हैव, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बना लिया डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये हमको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है इसका डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ये डायग्राम हमको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, अरे तो भाई बाद में कभी ना कभी तो आएगा ना। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। आज की क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट आकांक्षा को? पक्का? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं भी हो तो भी काम चलता है। ठीक है।